सभी 10वीं कक्षा के बच्चों को नमस्ते। मैं आज प्रथम संकलनात्मक मूल्यांकन जो प्रश्न पत्रिका है उसके बारे में चर्चा करने जा रही हूँ और उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प सुझाए गए हैं, उनमें से संबंधित उचित विकल्प चुनकर लिखिए। उनमें से पहला प्रश्न है, इसमें बादशाह शब्द का अन्य लिंग रूप है अ बादशाह, आ बादशाही, ई रजनी, ई बेगम। तो इसका सही जवाब है ई बेगम। दूसरा प्रश्न है बच्चों, बाहर शब्द का विलोम रूप है अ बाहर, आ नीचे, ई अंदर, ई ऊपर, और इसका विलोम शब्द है बाहर अंदर। तीसरा प्रश्न है, दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? अ तत्पुरुष, आ अव्ययी भाव, ई द्विगु, ई द्वंद्व। ये तो दोपहर शब्द द्विगु समास के उदाहरण है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है? अ वधूत्सव, आ अत्यधिक, ई गायक, ई महोत्सव। इसका सही जवाब है ई महोत्सव। प्रश्न नंबर 5, सुराही डैश लेट जाता। इस वाक्य में उपयुक्त कारक होगा अ को आ से, ई के लिए, ई पर। तो यहाँ पर आपको लिखना है सुराही पर लेट जाता था। प्रश्न नंबर 6, पौपटना इस मुहावरे का अर्थ है? अ बाल बाल बचना, आ प्रभात होना, ई बीड़ा उठाना, ई रात होना। तो इसका सही जवाब है आ प्रभात होना। प्रश्न नंबर 7, मिलना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है? अ मिलना, अ मिलाना, आ मिल, ई मिलवाना, ई मिलावट। तो इसका सही जवाब है आ मिलाना। प्रश्न नंबर 8, इंटरनेट का मतलब क्या है? इसमें निहित चिन्ह है अ पूर्ण विराम, आ अर्ध विराम, ई विस्मयादि बोधक, ई प्रश्नवाचक। तो इसका सही जवाब है इस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसमें दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रथम 2 शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए। इनमें से पहला प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 9, कपड़ा नापना, टोमेटो तोलना। प्रश्न नंबर 10, गुलाब पौधा, संजूही लता। प्रश्न नंबर 11, पहला दिन चप्पलें गायब थी, दूसरे दिन चादर गायब थी। प्रश्न नंबर 12, प्रेमचंद कश्मीरी से भगवती चरण वर्मा मातृभूमि। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 13, लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे? लेखक चीजें खरीदने चौक में गए थे। प्रश्न नंबर 14, लेखिका ने गिल्लू के गांव पर क्या लगाया? लेखिका ने गिल्लू के गांव पर मरहम की पट्टी लगाया। प्रश्न नंबर 15, ब्रीफकेस में क्या था? ब्रीफकेस में कागजात था। प्रश्न नंबर 16, आज माँ के साथ कौन है? आज माँ के साथ कोटि कोटि लोग हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, मातृभूमि के खेत हरे भरे और सुंदर है। यहाँ के वन उपवन फल फूलों से सुशोभित है। इस धरती में खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है, जिसे भारत माँ अपने मुक्त हाथों से बांट रही है। प्रश्न नंबर 18, आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टोमेटो और गाजर को पहले कोई भी नहीं पूछता था, अब टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। प्रश्न नंबर 19, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, इस पंक्ति का आशय समझाइए। इसका उत्तर है बच्चों, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय यह है कि आज मनुष्य या पुरुष प्रकृति पर विजय पाया है, प्रकृति के संपत्ति को अपने वश में कर लिया है। प्रकृति में पानी, पवन, विद्युत सब पर मनुष्य ने अपना अधिकार स्थापित किया है। प्रश्न नंबर 20, आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? इसका उत्तर है, आशी अम्मा अब्दुल कलाम को खाने के समय में पहले केले के पत्ता बिछाती और उस पर चावल एवं स्वादिष्ट सांभर डालती थी। साथ में घर का बना हुआ अचार और नारियल की ताजी चटनी भी होती थी। प्रश्न नंबर 21, चलने से क्या क्या कर सकते हैं? चलने से चाय छान सकते हैं और दूध छान सकते हैं। प्रश्न नंबर 22, इंटरनेट का मतलब क्या है? इसका उत्तर है बच्चों, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतरजाल या नेटवर्क है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गाँव का सा छोटा हो गया है। प्रश्न नंबर 23, शरैश्वर का अर्थ क्या है? शनैश्वर का अर्थ है धीमी गति से चलने वाला, अथवा शनि एक राशि में कितने सालों तक रहता है? इसका उत्तर है, शनि एक राशि में 7.5 सालों तक रहता है। ये तो प्रश्न पूरक वाचन में से आ जाता है बच्चों। प्रश्न नंबर 24,
शनि का निर्माण किस प्रकार हुआ है? शनि का निर्माण हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन, एमोनिया। और एक प्रश्न है यहाँ पर, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। और अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 25, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? इसका उत्तर है, कवि दिनकर जी के अनुसार आज मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, यह उसकी साधना है, पर मानव के बीच में स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय यह है कि आपस में भाईचारा बढ़ाए, आपसी बंधनों को तोड़े और मानव से प्रेम करे, वही सच्चा ज्ञानी विद्वान मानव है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा। प्रश्न नंबर 26, शमशुद्दीन अखबारों के वितरण का कार्य कैसे करते थे? इसका उत्तर है बच्चों, शमशुद्दीन रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमशुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी। प्रश्न नंबर 27, बसंत ईमानदार लड़का है कैसे? इसका उत्तर है, बसंत बाजार में छलनी, बटन और दिया सलाई बेच रहा था। सुबह कोई व्यापार नहीं हुआ था, तभी राजकिशोर जो मजदूरों का नेता है वह बाजार में आता है। बसंत ने उसे छलनी, देसी बटन या दिया सलाई लेने के लिए कहता है, पर राजकिशोर को कुछ भी नहीं चाहिए था। पर बसंत ने उससे छलनी लेने के लिए कहता है, तो राजकिशोर बसंत से छलनी लेते हैं तो उनके पास पैसे नहीं थे, बल्कि 1 रुपये का नोट होता है। तब बसंत ने नोट को बुनाने के लिए बाजार जाता है। वापस आते समय मोटर के नीचे आ जाता है, उसके दोनों पैर कुचले जाते हैं, वह बेहोश पड़ जाता है। होश आने पर उसने अपने भाई से राजकिशोर के पास पैसे लौटाने के लिए भेजता है। उसका भाई प्रताप राजकिशोर पैसे लौटाने के लिए उसके घर जाता है। इस प्रकार बसंत एक ईमानदार लड़का है। प्रश्न नंबर 28, मुखिया को मुख के समान होना चाहिए कैसे? इसका उत्तर है, मुखिया या मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन उसके खाने पीने के द्वारा वह शरीर को सारे अंगों का पालन पोषण करता है। इसी तरह मुखिया को मुख के समान विवेकवान होना चाहिए। वह काम अपनी तरह से करे, लेकिन उसका फल सभी में बांटे। इस प्रकार मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। प्रश्न नंबर 29, संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है? इसका उत्तर है बच्चों, इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार और सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं। आज इंटरनेट के बिना संचार और सूचना दोनों क्षेत्र कमजोर हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 30, लेखक के धूप का चश्मा खो जाने की घटना का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है बच्चों, दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगा तो नहीं मिला, जो शाम को था। जब लेखक इस बात को 2 लोगों से कहा तो बात फैल गई। लोगों ने सहानुभूति प्रकट की। एक सज्जन आकर लेखक का धूप का चश्मा चोरी होने के बारे में कहा। उसने धूप का चश्मा पहना था, वह 1 दिन पहले चश्मा नहीं लगाया था। लेखक को मालूम हो गया कि जो चश्मा उस सज्जन ने लगाया था वह लेखक का ही था। वह लेखक से कहने लगा कि आपने चश्मा लगाया नहीं था, और उस सज्जन ने लेखक का चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठा था। प्रश्न नंबर 31, लेखक ने दुकानदार को क्षमा के योग्य नहीं समझा, क्यों? लेखक जी दुकानदार को क्षमा के योग्य नहीं समझते क्योंकि लेखक के लिए जो दुकानदार कश्मीरी सेब दिए वो चारों के चारों बहुत ही खराब निकले। इसीलिए उन्होंने सोचते हैं तो पहला सेब तो सड़ा हुआ था और दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था, तीसरा सेब थोड़ा सा बिल्कुल पिचक गया था, दबकर पिचक गया था, और चौथा सेब बेदाग था और उसमें एक काला सुराख था जैसे अक्सर बेरों में होता है। इस चारों के चारों सेब को देखकर लेखक ने समझे कि यह दुकानदार क्षमा के योग्य नहीं है। प्रश्न नंबर 32, दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूलाभिमान, तुलसी दया न छांडिए, जब लग कट में प्राण। इस दोहे का भावार्थ है बच्चों, तुलसीदास ने स्पष्टता बताया है कि दया धर्म का मूल है और अभिमान पाप का। इसीलिए कवि कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक मनुष्य को अपना अभिमान छोड़कर दयावान बने रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 33,
गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसके क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी। ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋಣ। ಅಂಗಡಿಯವನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದನು, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದನು। ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆತಿದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ। ಆದರೆ प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 34, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। इसका उत्तर है बच्चों, महादेवी जी जब लिखने बैठती थी तब गिल्लू उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता। जब बाहर की गिलहरियां उसे चिक चिक करके बुलाती थी तब लेखिका उसे बाहर जाने के लिए मुक्त करती थी। फिर गिल्लू 4 बजे तक खेल कर घर वापस लौटता था। वापस आकर सीधे अपने झूले में झूलने लगता था। लेखिका को चौंकाने के लिए वह कभी फूलदाना के फूलों में, कभी सोंजुई की पत्तियों में छिप जाता था। जब लेखिका खाना खाने बैठ जाती तब उनकी थाली में बैठने के लिए आता था। लेखिका ने उसे बड़ी कठिनाई से थाली के पास बैठना सिखाया और फिर गिल्लू ने एक एक चावल चुनकर खाने की आदत डाल दी। काजू उसका प्रिय खाद्य था। अगर काजू के अलावा कुछ दिया जाता तो उसे झूले के नीचे फेंक देता था। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित कविताओं से पूर्ण कीजिए। मुखिया डैश 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 विवेक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकलांग, तुलसी सहित विवेक। और इस प्रश्न पत्रिका में और थोड़े से प्रश्न बच जाते हैं बच्चों। गद्यांश पढ़कर लिखना, निबंध और पत्र लेखन। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और उसके बारे में पूरे के पूरा चर्चा करेंगे। तभी तक धन्यवाद, नमस्ते। आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए और आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।